क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इंडियन ज्योग्राफी। यानी भारतीय भूगोल। ये टॉपिक रहेगा आज का, यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है भारतीय भूगोल, ये कहाँ आता है? हर चीज़ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सिलेबस में कहाँ पर फिट बैठता है, एग्जाम में, यूपीएससी के सिलेबस में है कहाँ पर। तो भारतीय भूगोल जो है वो प्रीलिम में है। प्रीलिम में है और मेंस में भारतीय भूगोल का भाग नहीं है। मेंस में भौतिक भूगोल है जिसका कुछ हिस्सा भारत से जुड़ा हुआ है और पूरा का पूरा विश्व का भूगोल मेंस में है। तो यहाँ पर जो आप भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट आपके लिए, प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। प्रीलिम में काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें यहाँ से आती हैं। और यूपी का फीचर्स अगर आप दे रहे हैं, किसी स्टेट का फीचर दे रहे हैं आने वाले समय में, तो वहाँ भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। क्वेश्चंस की बात करें अगर हम प्रीलिम में, तो हर साल लगभग मान के चलिए कि 10 से लेकर के और 14 क्वेश्चन भारतीय भूगोल टॉपिक से पूछे जाते हैं प्रीलिम में। यूपीएससी के प्रीलिम में 10 से 14 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और घूम घूम के सवाल वही आते हैं, बस थोड़ा ये कह लीजिए कि तरीका, फ्लेवर अलग होता है। तो क्योंकि टॉपिक वही है तो यूपीएससी कुछ नया तो करेगा नहीं, फिर उसी पुराने वाले को, जो पुराने टॉपिक होते हैं उन्हीं को नए चाशनी में डुबो के वो आपको सवाल लगातार पूछता रहता है। तो 10 से 14 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस है भारतीय भूगोल की। भारतीय भूगोल बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको डिटेल स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा आपको टाइम टेबल बता देते हैं। तो टाइम टेबल आपका रहेगा, वो कैसे रहेगा, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। स्टार्ट करेंगे हम, एक तो आपका 3 दिन के अंदर आपका ये रहेगा आपका। इसमें से जो शुरुआत के या अंतिम में 3 दिन होंगे उसमें आपका ज्योग्राफी रहेगा, और जो बाकी के 3 दिन होंगे उसमें आपका पॉलिटी रहेगा। पॉलिटी का मतलब भारतीय संविधान। तो हम लोग 2 टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे एक वीक में, ज्योग्राफी और पॉलिटी। संडे की जो आपकी क्लास होगी फिलहाल वो ऑफ है, लेकिन संडे को हम आपको अलग से क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे जो करंट अफेयर से संबंधित होगी। आपको उसको अच्छे से पढ़ना होगा और बस समझना होगा, उसके नोट्स बनाने होंगे। ये आपका काम है, जो एक तरह से कह लीजिए आपका होमवर्क होगा। ज्योग्राफी और पॉलिटी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये टारगेट हमारा ये है कि ज्योग्राफी और पॉलिटी 2.5 महीने के अंदर खत्म कर दिए जाए, 2.5 से 3 महीने के अंदर खत्म कर दिए जाए, क्योंकि इसके अलावा और भी टॉपिक पढ़ने के लिए हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपका फिलहाल टाइम टेबल रहेगा। और जो टाइमिंग है अभी शाम को 8 बजे से है। इसके अलावा सुबह में जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो भी थोड़े दिन तक आप वेट करिएगा, उसके बाद आपको जो क्लास मिलेंगी वो एनसीईआरटी की मिलेंगी मॉर्निंग में। तो आगे चल के 2 पार्ट में क्लासेस डिवाइड हो जाएंगी। शाम को आपको लाइव क्लास मिलेगी इसी टाइम पर, जहाँ पर ज्योग्राफी और पॉलिटी होगी, और सवेरे का जो क्लास होगा सुबह का, वो आपको शायद लाइव ना मिल पाए बट रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, और वो एनसीईआरटी की क्लास होगा। मतलब जो आप यहाँ पढ़ेंगे उसी को एनसीईआरटी ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि हमने कल ही आपको बताया था कि एनसीईआरटी बेस्ड है यूपीएससी का। एनसीईआरटी आपको आती होनी चाहिए, तो क्लास 6 to 12 आती होनी चाहिए। तो 6 to 12 आप खुद से तो पढ़ लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद से नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर हम आपको सुबह में एनसीईआरटी की क्लास भी करवाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा 1-2 दिन का वेट करिए फिर शुरू करेंगे। चलिए, तो ये तो आपका है टाइम टेबल। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना भारतीय भूगोल। तो देखिए, भारतीय भूगोल का जो टॉपिक है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
भारतीय भूगोल की इम्पोर्टेंस हम आपको बता चुके हैं कि प्रीलिम में 10 से 14 क्वेश्चन ही लेकर के आता है। इसका मतलब ये है कि 10 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है यूपीएससी में, तो 10 क्वेश्चन अगर आ गए तो 20 मार्क्स आपको देगा। और 20 मार्क्स अगर 50 से 55 में मेरिट जा रही है तो उसमें से 20 मार्क्स बहुत हैं आपके लिए, अगर आप जल्दी नहीं करते हैं तो कुछ सेगमेंट ऐसे हैं यूपीएससी के प्रीलिम क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, 3-4 सेगमेंट साइंस टेक हो गया, हालांकि उसमें टेक्नोलॉजी पोर्शन तो करंट अफेयर्स में आ जाता है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक मान लीजिए स्तंभ है जहाँ से आप प्रीलिम को क्वालिफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिस्ट्री का मॉडर्न वाला पार्ट नेशनल मूवमेंट पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा पूरी हिस्ट्री पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। इधर नेशनल मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आ रही है, बाकी चीज़ें थोड़ी कम ले रहे हैं। तो उतना पढ़ करके मतलब ये बेसिक स्तंभ माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट पिलर्स माने जाते हैं प्रीलिम क्वालिफाई करने के लिए। उसी में से एक स्तंभ है भारतीय भूगोल। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय भूगोल में वो है भारत की भारत की स्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत की स्थिति, देखिए हमारे पास एक ग्लोब होता है, ग्लोब सभी लोग जानते होंगे, और एक होता है मैप। एक होता है ग्लोब और एक होता है मैप। ज्यादातर ये कहा जाता है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, तो आपके पास ग्लोब और मैप दोनों होने चाहिए। इन दोनों को साथ में रख करके, अपने सामने रख करके आप ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे। ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? ग्लोब या मैप सामने रख करके अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, सबसे बड़ा फायदा इसमें ये मिलता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। देखिए हमारा जो दिमाग है ना इंसानों का, उसमें शब्दों से ज़्यादा पिक्चर जो चीज़ें होती हैं, विजुअल्स, वो जल्दी लोग समझ लेते हैं। विजुअल का मतलब अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं जर्नी पर जा रहे हैं, किसी मेला को देखने जा रहे हैं, किसी फिल्म को देखने गए हैं, और किसी फिल्म को देख के जब बाहर निकलते हैं तो हमको कुछ उसके सीन जो होते हैं वो याद रह जाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि शोले फिल्म आपने देखी है, तो सबने देखी होगी आज के समय में। शोले के सीन, बाकायदा डायलॉग, कौन सा डायलॉग कहाँ पर आता है वो भी कुछ लोगों को याद रह जाता है कि इस डायलॉग के बाद ये डायलॉग है, ये व्यक्ति ये बोलेगा, ये व्यक्ति ये बोलेगा, ये सब याद रह जाता है। और वो याद इसलिए रह जाता है क्योंकि आपने उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा होता है ना। तो अगर आपने किसी चीज़ को विजुअल रूप में देखा हुआ है तो वो चीज़ आपको बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, दिमाग में बहुत ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। यही वजह है कि ज्योग्राफी को आप, क्योंकि टेक्चुअल है, काफ़ी डाटा है इसमें, काफ़ी तथ्यात्मक चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पर याद करने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। इतनी सारी चीज़ें आपको याद ना करनी पड़े, याद करने से बचे तो लोग और मैप की सहायता ले लेते हैं। जैसे आप, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे अक्षांश में कहाँ पर है, और देशांतर में कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूड में कहाँ पर है, लैटिट्यूड में कहाँ पर है। तो ये सब आपको दर्शाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मैपिंग के क्वेश्चन ज्योग्राफी अगर आप ऑप्शनल ले रहे हैं तो वहाँ पर मैपिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। आगे चल के आपको मैपिंग कराएंगे, तो जब मैपिंग कराएंगे तो आपको ग्लोब और मैप की जो इम्पोर्टेंस है, इसके आखिरकार क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको समझ में आएगी। फिलहाल ग्लोब और मैप इसको लेकर के, तो ग्लोब अगर आप देखें तो गोल गोल होता है, टेबल पे रखा होता है, और अगर उसी ग्लोब को आप बीच से काट दें और उसको चौड़ा कर दें तो वो मैप बन जाता है। मैप दीवार पे आप टांग सकते हैं, ये थोड़ा मैप की एक खासियत होती है। ग्लोब को आप टेबल पे रख करके भी स्टडी कर सकते हैं, वो गोल होता है, पृथ्वी के आकार के समान होता है। तो ग्लोब और मैप को लेकर के हम लोग भारत की स्थिति को पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ मैप दिखा नहीं सकते आपको, तो हम मैप ड्रॉ करके आपको बताते हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम आपको ड्रॉ करके बताते जाएंगे। चलिए थोड़ा सा भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत के बारे में क्या जानना है? भारत जो है एक ऐसा देश है जिसमें विविध तरह की संस्कृतियां निवास करती हैं। बहुत प्राचीन समय से भारत में अलग अलग तरह की संस्कृतियों ने अपना डेरा जमाया,
विदेशी लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किए, कुछ आक्रमण करने के बाद यहाँ से संपत्ति धन संपदा लूट करके अपने देश लेके चले गए, और कुछ जो विदेशी आकर थे मतलब जिन्होंने आक्रमण किया था वो भारत में आकर के ही रच बस गए। तो जो भारत में आकर के रच बस गए उन्होंने अपनी संस्कृति भारत में दे दी और कुछ भारत की संस्कृति को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। जैसे आपको पता है कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए उसमें से मुस्लिम आक्रमणकारी भी शामिल हैं, ईरानी लोग भी भारत में आके रह रहे हैं, इसके अलावा ग्रीक लोग भारत में आए। ग्रीक का मतलब है यूनानी। यूनान के बारे में तो सभी जानते होंगे, काफी प्राचीन सभ्यता, काफी प्राचीन देश है। यूनानी चिकित्सा पद्धति भी चलती है हमारे यहाँ भारत में। इसके अलावा यूनान किस लिए प्रसिद्ध है? खगोल शास्त्र में इसका काफी नाम है। खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमी, चांद तारों के बारे में बताने में माहिर थे ये लोग, और ये काफी वैज्ञानिक तरीके से हर चीज का प्रमाण देते थे यूनानी। हम लोग जो चीज पुरानी पढ़ेंगे, अगर किसी पुराने तथ्यात्मक चीजों को पढ़ेंगे तो सब में लगभग यूनान का नाम आता ही आता है। तो ये सब लोग भारत में आए। तो इसके अलावा और भी लोग आए, लेकिन हमको ज्यादा आक्रमणकारियों के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, इसके भी नहीं जानना है, जो हमारे काम का है। इसमें से ईरानी और ग्रीक यह हमारे काम का है अभी फिलहाल। इन्होंने भारत को अलग अलग नाम दिए। अगर प्राचीन समय में जाएं तो जो भारत में आक्रमण करने वाले लोग थे उनको जल मार्ग का ज्ञान नहीं था। आप ये कह सकते हैं कि जल मार्ग का ज्ञान नहीं था। मान लीजिए ये आपका भारत है, ये भारत का दक्षिणी भाग, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा भारत का दक्षिणी भाग है। ये वाला हिस्सा दक्षिणी भाग में जो इस हिस्से को हम बुलाते हैं भारत के पूर्वी हिस्से, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी मतलब अथाह सागर, पूरा का पूरा जल। और भारत के पश्चिमी हिस्से में है अरब सागर, यहाँ पर अरब सागर है। अरब सागर का मतलब भी यहाँ पे जल ही है। और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ भी जल है। अब क्योंकि भारत तीन ओर जल से घिरा हुआ है इसलिए भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय पेनिनसुला बोलते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, यानी पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है जमीन का, भूखंड का वो टुकड़ा या जमीन का वो टुकड़ा जिसके तीन ओर जल भरा हो, जो तीन ओर जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोल देते हैं। यहाँ देखिए तीन ओर जल से घिरा हुआ है। इसके अलावा भारत में जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इस तरफ से, ये पूरा यहाँ पर कहीं कहीं कोई जल नहीं था। आप चाहें इस तरफ से देखें भारत को, इस हिस्से को छोड़ दें, ये दोनों हिस्से भारत का पूरा उत्तरी हिस्सा, भारत ये मान लीजिए भारत पूरा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि भारत पूरा है ये। तो इस भारत का जो उत्तरी हिस्सा है ये वाला पूरा हिस्सा, इधर चीन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये पूरा हिस्सा जो है ये जमीन से घिरा हुआ है। तो भारत के बारे में क्या कहा जाता है कि भारत तीन और जल से घिरा है और एक और जमीन से घिरा है। अब अगर आपको कहीं बाहरी भाग से मतलब विदेश से भारत में आना हो, भारत में प्रवेश करना हो, तो वर्तमान समय में तो तीन रास्ते हैं। आप जल मार्ग से भी आ सकते हैं, पानी के रास्ते से भी आ सकते हैं, वायु मार्ग से भी आ सकते हैं, बाई एयर भी आ सकते हैं और बाई रोड भी आ सकते हैं, जमीन के रास्ते भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राचीन समय में जाएं, काफी प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, जब यूनानियों का भारत में आगमन हुआ और ईरानियों का भारत में आगमन हुआ, या ऐसा कह लीजिए भारत में पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, हम उस समय की बात अगर करें तो उन लोगों को भारत के जल मार्ग के बारे में जानकारी नहीं थी। वो लोग भारत में आने का सिर्फ एक ही रास्ता जानते थे और वो रास्ता था जमीन का रास्ता। तो जब वो जमीन के रास्ते से आते थे तो उनके पास सिर्फ एक रास्ता था आने का, और वो ये रास्ता है भारत के उत्तरी एरिया से, या ऐसा कह सकते हैं क्योंकि देखिए ये पश्चिम है और ये उत्तर है, तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच का एरिया है, तो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, सॉरी पश्चिम है तो नॉर्थ वेस्ट,
यानी उत्तर पश्चिमी भाग से भारत में प्रवेश किया जा सकता था। ये प्राचीन समय की बात हम कर रहे हैं, आज के समय की वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्राचीन समय में भारत में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता जो विदेशियों को जिसकी जानकारी थी वो क्या था? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी भाग। ये जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर भारत में, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, आप जानते हैं यहाँ पर हिमालय है और हिमालय में पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ियों के बीच से जो आने का रास्ता होता है, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ियाँ हैं, तो इनके बीच से जो आने का रास्ता होता है, ये पहाड़ों के बीच से निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं दर्रा या पास। इंग्लिश में माउंटेन पास भी कह सकते हैं। पहाड़ों के बीच से जो गुजरने का रास्ता होता है, उस रास्ते को हम लोग कहते हैं दर्रा। बर्फ के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों को क्रॉस करके आना तो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि पहाड़ पे जितना आप ऊपर चढ़ेंगे उतना ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, तो आप ज़्यादा ऊंचाई से चढ़ के भी पहाड़ को पार नहीं कर सकते। मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, तो खड़ा हुआ है ये पहाड़, तो आप सोचे कि इस रास्ते से चढ़ जाएं और यहाँ पहाड़ की चोटी पर जाएं और फिर इधर से उतर जाएं। तो हालांकि ये रास्ता तो है, आप जा सकते हैं, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर जाना काफ़ी कष्टकारी है और काफ़ी दुखदायी है, काफ़ी समय लेता है ये। इसके अलावा काफ़ी सारी ऑक्सीजन की कमी होती है, काफ़ी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में तो ये पॉसिबल है, लेकिन प्राचीन समय में ऑक्सीजन के सिलेंडर तो होते नहीं थे। तो व्यक्ति को अगर किसी माउंटेन को पार करके इस तरफ से इस तरफ को आना है, माउंटेन के मतलब किसी भी पहाड़ के एक ओर से दूसरे ओर को आना है, तो वो इस पहाड़ को चढ़ करके नहीं आ सकता था, क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं थे। और अगर उसके बावजूद भी उसको इस पहाड़ के एक ओर से दूसरे ओर को जाना है, तो कैसे जाएगा? क्या तरीका उसके पास था? तो तरीका उसको प्रकृति ने प्रदान करके दिया हुआ है, रास्ता नेचर ने उसको दिया हुआ है। और वही जो नेचुरल रास्ता होता है, जब पहाड़ों को क्रॉस करके बनाया जाता है, जो प्रकृति बनाती है, जो इंसान नहीं बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? दर्रा। दर्रा, माउंटेन पास भी आप कह सकते हैं। ये ऐसे रास्ते होते हैं जो पर्वतों के बीच में, जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उनके बीच में बनाए जाते हैं या बने होते हैं। ऐसा ही एक दर्रा भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, जिसको हम लोग कहते हैं खैबर दर्रा। खैबर दर्रा, इस दर्रे से हो करके, इसी रास्ते से हो करके कोई भी विदेशी प्राचीन समय में भारत में प्रवेश कर सकता था। मतलब प्राचीन समय में भारत में प्रवेश करने का जो एकमात्र रास्ता था, इकलौता, वो था नॉर्थ वेस्टर्न भाग, यानी स्थल मार्ग। जो स्थल मार्ग था, इस रास्ते में खैबर दर्रा पड़ता था। तो खैबर दर्रा से हो करके ही भारत में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता था। हालांकि रास्ता देखिए जलमार्ग भी है, लेकिन ये उनको ज्ञात नहीं था। और वायु मार्ग के बारे में तो उनको कोई जानकारी नहीं थी। उनको ये लगता ही नहीं था कि हम कभी आकाश में उड़ करके भी किसी एक देश से दूसरे देश में पहुंच सकते हैं। वो तो आज पॉसिबल हो पाया है। तो इस रास्ते से काफी प्राचीन समय के लोग भारत आया करते थे। इसमें से एक विदेशी लोग थे जो ग्रीक यूनानी थे। जब ये भारत आए तो इन्होंने भारत को देखा, और इन्होंने क्या देखा कि भारत के इस वाले भाग में, उत्तरी भाग में नदी बहती है। भारत के उत्तरी भाग में नदी बहती है। इस नदी को सिंधु नदी कहा जाता है। इस नदी को सिंधु नदी कहा जाता है। जो ईरानी थे वो सा शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते। जो ईरानी है वो सा शब्द, सा है यहाँ पे ना, सिंधु वगैरह हिंदी में लिखेंगे, सिंधु नदी को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। सा शब्द है, इसका उच्चारण ईरानी लोग ढंग से नहीं कर पाते, तो वो सा की जगह पर हा बोलते हैं। वो लोग सा की जगह पर क्या बोलते थे? हा। इस वजह से सिंधु को वो सिंधु नदी कहते थे। मतलब उनका सा और उनका हा आपस में मिलता जुलता था। जैसे सरला बुलाना है उनको, तो सरला ना बुला करके हरला बुलाएंगे, तो उनका सा और हा लगभग मैच करता हुआ रहेगा। तो क्योंकि वो लोग अपना आपस में बातचीत करते हैं ईरानी लोग, तो समझ लेते हैं कहाँ पर सा बोला जा रहा है, कहाँ पर हा बोला जा रहा है। लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी जो हैं, जो इंडियन लोग हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, वो लोग सा और हा में स्पष्ट अंतर जानते हैं। डेफिनेट कोई डिफरेंस होता है, हम लोगों को पता होता है। तो क्योंकि ईरानियों को सा शब्द बोलने में बड़ी कठिनाई होती थी,
तो इस नदी को सिंधु न बुला करके हिंदू बुलाते थे। इस वजह से उन्होंने क्या देखा, जो सिंधु नदी के पूर्व में जो भी हिस्सा है, जो देश है, उस देश को उन्होंने नाम दे दिया हिंदुस्तान। ठीक है, तो ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया इसको, इस वजह से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर जो 1 है वो साफ साफ कहता है कि इंडिया जो कि भारत भारत जो कि इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदुस्तान या एक और भारत का नाम है जम्बू द्वीप, जो कि हम लोगों के पुराने जो पुराण हैं उनमें इनका वर्णन मिलता है। इतने सारे नाम भारत में 4-5 तरह के नाम प्रचलित हैं, उनमें से 2 नाम कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल लिए हैं। एक लिया है इंडिया और एक लिया है भारत। ठीक है, तो भारत जो नाम है इसका वो कैसे पड़ा, भारत नाम कैसे पड़ा, ये भी काफी प्राचीन समय की बात है, क्योंकि भारत में भारतवंशियों का या कह लीजिए कि प्राचीन आर्यों का राज शासन चलता था, तो उसी वजह से इसका नाम भारत पड़ गया। हालांकि इसमें डिटेल डिस्कशन हम लोग हिस्ट्री वाले पोर्शन में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो भारत शब्द है ये प्राचीन आर्यों के भारत में राज करने की वजह से, शासन करने की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। अभी जो भारत है इसके बारे में आपको बता दिया, अलग अलग आक्रमणकारियों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। तो भारत नाम कहाँ से पड़ा, इंडिया नाम कहाँ से पड़ा, ये सब आपको पता है। अब हम बात कर रहे थे इसकी लोकेशन की, हालांकि इसकी स्थिति की बात कर रहे थे। तो इसकी स्थिति क्या है जरा वो देखते हैं। कुछ फैक्ट यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड पे, अगर आपके काम के हों तो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक चतुष्कोणीय आकृति, चतुष्कोणीय आकृति देश। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पूरा विश्व है वो काफी सारे बड़े बड़े महाद्वीपों में बटा हुआ है, काफी सारे कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। उसमें से एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप है एशिया। एशिया में, एशिया को अगर आप 4 भागों में बांटें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 भागों में बटेगा। दिशाओं का ज्ञान तो आपको पहले से होगा, ये पूर्वी हिस्सा होता है, ये पश्चिमी हिस्सा होता है, ये पूर्वी, ये उत्तरी हिस्सा होता है और ये दक्षिणी हिस्सा होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसमें से जो, अगर ये मान लें कि ये पूरा एशिया है, आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो आपको एशिया नजर आएगा, और उस एशिया में से जो उसका दक्षिणी हिस्सा है वहां पर भारत स्थित है। यानी भारत की जो पोजीशन है वो पूरे मैप में अगर आप देखें, पूरे ग्लोब में अगर आप देखें तो वो कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में। भारत की आकृति कैसी है, भारत एक चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय का मतलब होता है जिसके 4 कोण होते हैं। तो इस तरीके से भारत का फैला हुआ। अब ये मैप बना के आपको दिखाएंगे कि भारत दिखता कैसा है, लेकिन अगर आप मोटा मोटा भारत की आकृति को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसमें क्योंकि आपको 4 तरह के कोण नजर आ रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि भारत चतुष्कोणीय आकृति वाला एक देश है। भारत में वे सारी कह लीजिए गुण विद्यमान है जिसके जिस तरीके, जिस वजह से हम उसको एक महाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं, या सॉरी उप महाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं। भारत में वे सारी चीजें पाई जाती हैं, वे सारी फिजियोग्राफिकल चीजें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम भारत को एक उप महाद्वीप कह सकते हैं। अभी हम बताते हैं थोड़े आगे चल के
कि किसी भी देश को या किसी भी स्थान को, किसी भी जमीन के टुकड़े को अगर आप उप महाद्वीप कह रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट कह रहे हैं, तो उसमें वे कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं, जिसकी वजह से उन गुणों के आधार पर हम उसको किसी भी जमीन के टुकड़े को सब कॉन्टिनेंट या उप महाद्वीप कह देते हैं। आपने कहीं पढ़ा होगा कि भारत एक उप महाद्वीपीय देश है, भारत एक उप महाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है। तो सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं ये भी जानना आपको जरूरी है। तो भारत कहाँ पर है? भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। चतुष्कोणीय मतलब इस तरह की आकृति है, ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, दिशाओं का ज्ञान यहाँ से कर लीजिए। ये वाला भारत का पश्चिमी हिस्सा है और ये वाला भारत का दक्षिणी हिस्सा है। इस तरह का भारत आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो भारत दक्षिणी एशिया में स्थित एक देश है। चलिए, ये पहला फैक्ट हो गया। भारत जो है, भारत शेष एशिया से हिमालय पर्वत द्वारा बना है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भारत को एशिया से अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है वो क्या कहलाती है? वो हिमालय। हिमालय पर्वत का निर्माण काफी समय पहले हुआ। अगर ये हिमालय न होता, देखिए हिमालय की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है भारत के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। अगर हिमालय न होता तो जो भारत की जो जलवायु देख रहे हैं, क्लाइमेट जैसी भी आप देख रहे हैं, वो आज वर्तमान में जैसी आपको दिखाई दे रही है वो वैसी नहीं होती। भारत के जस्ट उत्तर में जाइए, अगर आप मैप को देखेंगे तो भारत के अगर उत्तर में जाइए तो चीन है, ठीक है, और चीन काफी ठंडा प्रदेश है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो रशिया है, रशिया में साइबेरिया है। साइबेरिया जो है वो एक ध्रुवीय प्रदेश है। ध्रुवीय प्रदेश का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्लोब है, ग्लोब गोल होता है, तो ग्लोब में जो ये वाला पॉइंट होता है सबसे उत्तर का, इसको बोलते हैं ध्रुव, यानी कि पोल। ठीक उसी प्रकार से अगर ग्लोब में आप नीचे आइए, ये है दूसरा पोल। ग्लोब में, संपूर्ण पृथ्वी में दो तरह के पोल्स हैं, एक ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ, एक दक्षिण की तरफ मतलब साउथ की तरफ। तो इसको हम लोग क्योंकि नॉर्थ हिस्से में इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ पोल, और ये क्योंकि साउथ वाले हिस्से में उसको हम लोग बोल देते हैं साउथ पोल। अब वैसे तो ये निर्जन स्थान है, जो पोल्स हैं यहाँ पर बर्फ काफी ज्यादा है, और पृथ्वी के अपने झुके होने की वजह से पृथ्वी सीधी नहीं है। अंतरिक्ष में अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी ऐसे सीधी नहीं टिकी है, तो हल्का सा टिल्टेड है, ऐसा झुकी हुई है। तो मान लीजिए पृथ्वी अगर सीधी है और ये सूरज की किरण, ये सूरज की किरणें आ रही है, तो अगर वो सीधी आती और पृथ्वी अगर बिल्कुल सीधा होती, स्ट्रेट होती, तो क्या होता? सारी की सारी किरणें आकर के पृथ्वी पर समान रूप से टकराती। देखिए, मान लीजिए ये सूरज की किरणें आ रही हैं इस तरीके से, और ये हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में सीधी है। सपोज कर लीजिए हमारी पृथ्वी कैसी है? सीधी है। तो सीधी जब किरणें आती हैं ऐसे, तो चार किरणें आ रही हैं, तो चारों किरणें पृथ्वी पर बराबर समय में टकराती हैं। ये देखिए ऐसे, है ना। और जब ये समान समय में टकराती हैं आकर के, तो जितनी ऊष्मा, जितनी हीट ये सब लेकर के आती, वो सारी की सारी हीट आकर के इसको दे देती। तो पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती, जो एनर्जी मिलती हीट के फॉर्म में, ऊष्मा के रूप में, वो सब जगह बराबर मिलती। तो हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, मतलब पृथ्वी के नॉर्थ पोल से लेकर के और साउथ पोल तक हर जगह पर ऊष्मा, हीट बराबर मिलती है। इससे क्या होता? इससे पृथ्वी का जो हर एक हिस्सा होता, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक, उसमें जो तापमान होता वो हर जगह बराबर होता है ना। अगर भाई हर जगह हीट बराबर मिल रही है पृथ्वी को, तो पृथ्वी के हर हिस्से का तापमान बराबर होता। लेकिन आज वर्तमान की जो स्थिति है, जो अंतरिक्ष में देख रहे हैं पृथ्वी को लेकर के, वो ऐसी नहीं है। क्या है कि पृथ्वी के कुछ हिस्से कुछ ज्यादा गर्म होते हैं और पृथ्वी के बाकी के हिस्से कुछ
तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली कम गर्म होते हैं। उनमें से क्या है कि जो पृथ्वी का ये ध्रुवीय हिस्सा है, ऊपर वाला और नीचे वाला पोलर पार्ट, वो थोड़ा कम गर्म है। वो कम गर्म तो थोड़ा गलत शब्द है, कह लीजिए बहुत ज्यादा ठंडा है, ये सही शब्द होगा यहाँ पर। और पृथ्वी का जो बीच का हिस्सा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा है। ये जो पृथ्वी के बीच का हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी की भूमध्य रेखा। ये जो रेखा है यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट मिलती है। देखिए ये पृथ्वी है, तो ये सीधा ना होकर के अंदर ऐसी झुकी हुई है इस तरीके से, और सूरज यहाँ पर है। जो किरण आती है सूरज की, वो देखिए यहाँ पे इस हिस्से में पहले पहुंचेगी। ये पृथ्वी के बीच का हिस्सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ऊष्मा ज्यादा मिलती है, और क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा टेढ़ा है, तो यहाँ पर जो किरणें आती हैं सूर्य की, वो सीधी ना पहुंच करके टेढ़ी आती है, और टेढ़ी किरणों को थोड़ा ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा चलना पड़ता है। तो साइंस का रूल ये कहता है कि अगर किसी किरण को ज्यादा चलना पड़ेगा, डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता, वो कम हो जाएगी। इस वजह से जो किरण यहाँ पर आके टकराती है पृथ्वी के बीच में, वो पृथ्वी को ज्यादा गर्म करती है, और जो किरण पृथ्वी के ध्रुवीय हिस्से को आके टकराती है वो थोड़ा कम गर्म कर पाती है, या ऐसा कह लीजिए गर्माहट दे ही नहीं पाती है। इस वजह से यहाँ पे जो बर्फ है, ध्रुवीय हिस्सों में जो बर्फ है, वो लगातार जमी रहती है और पिघल नहीं पाती। अगर पृथ्वी का तापमान जैसा प्राचीन समय में था वैसा ही बना रहे, तो ये जो पृथ्वी के दोनों हिस्सों पर, दोनों पोल्स पर जो बर्फ जमा है, वो कभी पिघलेगी नहीं। आज का समय क्या है भैया, थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत बढ़ गई है। इस वजह से कहा जाता है कि एंटार्क्टिका वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, साउथ पोल वाला, उसमें जो ग्लेशियर है वो थोड़ा थोड़ा पिघल गए हल्का हल्का। और अगर वो पिघल गए बाई चांस, या हिमालय के ग्लेशियर अगर पिघल गए, तो पृथ्वी का जो जीवन है वो काफी अस्त व्यस्त हो जाएगा। और ऐसे देश जो समुद्र किनारे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, वो सब डूब जाएंगे पूरी तरीके से, जैसे एक समय में द्वारिका डूब गई थी, सेम उसी तरीके से। तो ये क्या कह रहा है पॉइंट, भारत शेष एशिया से हिमालय पर्वत द्वारा पृथक है। अब हिमालय पर्वत ने क्या किया है, भारत को एशिया से अलग कर दिया है। जैसे ये भारत का उत्तरी हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस हिस्से में यहाँ पे ऊपर वाला पूरा एशिया हिस्सा जो है, ये यहाँ पे चीन है, और ये भारत है। हिमालय इस तरीके से फैला हुआ है, एक चाप के रूप में, एक आर्क के रूप में, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से फैला हुआ है। ये हिमालय है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो हिमालय है, इसने क्या किया है, पॉइंट हमारा क्या कहता है कि भारत शेष एशिया से, मतलब इस हिमालय ने भारत को किससे अलग किया हुआ है, बाकी बचे हुए एशिया के भाग से। यानी एशिया का वो हिस्सा जो भारत से अलग है, उसकी बाउंड्री क्या है, हिमालय, ठीक है। तो हिमालय अगर ना होता तो शायद भारत एशिया का हिस्सा तो आज भी है, जैसा पहले था वैसे ही होता, लेकिन अलग करने वाली जो निश्चित बाउंड्री है वो नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आपने घर में हॉल बनाया हुआ है बड़ा सा, और उस हॉल में बीच में आपने कोई पार्टीशन नहीं किया हुआ, दीवार नहीं खड़ी हुई, तो पूरा हॉल ही कहलाएगा, है ना। और अगर आपने उस हॉल में एक दीवार बीच में लगा दी, पार्टीशन बना दिया, तो क्या कहेंगे कि एक कमरा दूसरे कमरे से अलग है, लेकिन कैसे, इस दीवार के माध्यम से, है ना। सेम उसी तरीके से जो दीवार है वो यहाँ पर क्या है, हिमालय, इसने क्या किया है, दो बड़े बड़े कमरों को अलग किया है। कौन से दो बड़े कमरे, एक एशिया और दूसरा कौन सा बड़ा कमरा, भारत। यहाँ पर कमरे को जरा देश से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। तो एशिया को भारत से अलग करने वाला जो हिमालय है, इस हिमालय की इंपॉर्टेंस हम आपको भाई बता रहे हैं और बता चुके हैं कि बहुत ज्यादा है। भारत की जो भी स्थिति है आज, भारत में इतनी अच्छी फसलें होती हैं, भारत में जो मानसून का मौसम आता है, वर्षा बहुत अच्छी होती है, फसलें अच्छी होती हैं, इन सब के पीछे का जो कारण है ना, वो हिमालय है। और उसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण हिमालय जो
इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अगर हिमालय ना होता तो जितनी ठंड रूस में पड़ती है, जितनी ठंड रूस में पड़ती है, रूस कह लीजिए, साइबेरिया कह लीजिए, या वे प्रदेश कह लीजिए जो ध्रुव में स्थित है, ध्रुव के आसपास, उतनी ही ठंड भारत में भी पड़ती है ना। ऐसा माना जाता है, फैक्चुअल चीज है ये, कि भारत दुनिया का सबसे ठंडा स्थान जो साइबेरिया में है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान जो साइबेरिया में, और साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती हैं सर्दी के मौसम में, वो हिमालय से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो भारत में प्रवेश करती है हिमालय से होते हुए। तो हिमालय क्या करता है, जो काफी ऊंचा है, तो ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है। इससे वे ठंडी हवाएं जो भारत को बहुत ज्यादा सर्दी प्रदान करेंगी, वे भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो भारत का जो मौसम है मॉडरेट बना रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है और बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं है, ऐसा मौसम बना रहता है। तो हिमालय से काफी ज्यादा आपको फायदे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में विभिन्न भूखंड पाए जाते हैं। लेकिन ये वो पॉइंट है जो आपको ये बताएगा कि आखिरकार भारत को हम लोग सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, उप महाद्वीप क्यों कहते हैं। पॉइंट क्या है, भारत में विभिन्न भूखंड पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के भारत में भूखंड पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। किस प्रकार के, जरा आप देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत की स्थिति को देखिए जरा। इमेजिन करिए, अगर आपके पास मैप है तो मैप में देखिए, वरना जरा इमेजिन करिए भारत की स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हुए चलिए। सबसे पहले आपको हिमालय दिखाई देगा। अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको बड़ा सा हिमालय दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हिमालय के दक्षिण में अगर आप आए, अगर आप हिमालय के दक्षिण में आए, तो जैसे हिमालय को क्रॉस करेंगे तो आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान दिखाई देगा, बहुत बड़ा सा मैदान है। मतलब जहाँ पे हिमालय खत्म होता है, ऊपर हिमालय है, हिमालय के नीचे दक्षिण में अगर आप आएंगे तो आपको बड़ा सा उत्तर भारत का मैदान नजर आएगा। ये जो उत्तर भारत का मैदान है ये काफी उपजाऊ है। आप सोचिए, इसी मैदानी भाग में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में फसलें कितनी अच्छी होती हैं। गन्ना होता है, गेहूं होता है, धान होते हैं, चावल होते हैं, सॉरी धान चावल तो रहते हैं। तो ये सब फसलें यहाँ पाई जाती है। ये उपजाऊ है। उपजाऊ क्यों कहलाता है उत्तर भारत का मैदान? तो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, तो जब उत्तरी मैदान में प्रवेश करती हैं तो अपने संग बहुत सारा रॉ मटेरियल लेकर के आती है, बहुत सारा मिनरल्स लेकर के आती है, खनिज तत्व लेकर के आती है। और क्योंकि मैदानी भागों में नदियों का बहाव कम होता है तो यहाँ पर आकर के इन खनिजों को इकट्ठा कर देती है। इस वजह से नए नए मैदान बनते रहते हैं जो काफी उपजाऊ होते हैं। तो ये मैदानी भाग है। मैदानी भाग से अगर आप और नीचे आएंगे, अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे और मैदानी भागों से और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? हाँ, तो अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे सबसे पहले आपको हिमालय मिलेगा। हिमालय के बाद दक्षिण में आएंगे तो उत्तर भारत का विशाल मैदान मिलेगा। इसी मैदान के अगर आप पश्चिमी हिस्से में आएंगे तो आपको मरुस्थल मिलेगा राजस्थान का। ये मरुस्थल है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में देखिए मरुस्थल है राजस्थान का। और ये यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती। अब ये सोचे बिल्कुल नहीं होती है तो हालांकि थोड़ी बहुत दो चार बूंदें तो गिरती हैं, लेकिन बहुत कम होती, पर्याप्त मात्रा में वर्षा यहाँ पर नहीं होती। जबकि इसी मैदान के पूर्वी भाग में, ध्यान से समझिएगा, मैदान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल है।
प्यासी भूमि कही जाती भारत की है, यहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। जबकि इसी मैदान के पूर्वी हिस्से में देखिए तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, नॉर्थ ईस्ट भाग में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, आसाम में आती है, बांग्लादेश में बहती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है ये। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, इस भाग में वर्षा बहुत ज्यादा होती है। देखिए नॉर्थ ईस्ट भाग में एक राज्य है जिसको हम लोग बोलते हैं मेघालय। मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसके नाम से पता चल रहा है कि ये मेघों का आलय, मेघों का घर है। मतलब यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा, मेघ मतलब बादल, क्लाउड्स, जो बादल व्हाइट वाले होते हैं वे नहीं, मेघ और बादल में अंतर होता है। बादल व्हाइट वाले होते हैं और जो उन्हीं बादलों में जब कालापन आ जाता है, जब उनके अंदर बहुत ज्यादा वर्षा जल की बूंदें संचित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, तो काफी घना रूप ले लेते हैं, काला काला रूप ले लेते हैं, उसको हम लोग मेघ हो जाते हैं। ठीक है, तो मेघ में बादल में अंतर समझिएगा। मेघों का घर मतलब वहां पे जो बादल होंगे व्हाइट कम होंगे, ब्लैक ज्यादा। तो ब्लैक का मतलब होता है वहां पर पानी ज्यादा होता है, और क्योंकि वहां पर पहाड़ियां भी हैं, मेघालय में पहाड़ियां भी हैं, गारो हैं, खासी हैं, जयंतियां हैं, तो जब बादल आके टकराता है ना उन पहाड़ियों से तो वर्षा करता है। इसी के बगल में बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती हैं, जो बादल पानी लेके चलता है, वो रास्ते में जो पहाड़ हैं, गारो खासी जयंतियां है, उनसे टकराता है और टकरा करके वर्षा करता है। इसी वजह से मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना। ये आपको पता होगा कि मेघालय का वो कौन सा भाग है जो सबसे ज्यादा वर्षा को ग्रहण करता है, ये आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो सर्च करिएगा। तो मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मेघालय कहाँ पर है भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में, और वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में ही। हालांकि मेघालय में उत्तर पूर्वी, मेघालय में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, लेकिन भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में मेघालय भी है, और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र आसाम में आती है, याद रखिएगा, और आसाम भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है मेघालय में। देखिए भारत में जरा डाइवर्सिटी देखिए, भारत में बदलाव देखिए जरा, मौसम का, क्लाइमेट का, भूखंडों का। सबसे पहले हिमालय है, हिमालय में क्या है, बहुत ज्यादा बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, बहुत ज्यादा ग्लेशियर है, यहाँ से बहुत सी नदियां निकलती हैं, बर्फ ही बर्फ है, बहुत ठंडा प्रदेश है। उसके बाद नीचे आएंगे दक्षिण में तो मैदान, मैदान कैसा है उपजाऊ। यहाँ हिमालय की भूमि कैसी है, हिमालय की जो भूमि है वो ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर बहुत है, वहाँ किसी प्रकार की फसल नहीं होती। आप लेह लद्दाख का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लद्दाख में किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होती, नदियाँ बहुत अच्छी वहाँ पर है, स्वच्छ पानी है, ठंडा प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर फसल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं है। तो ये देखिए, उसके बाद नीचे आएंगे तो मैदान पड़ जाएगा, मैदान बहुत उपजाऊ है, मैदान उपजाऊ है मतलब यहाँ पर फसलें हो सकती हैं, उत्तर प्रदेश यहीं पर है। फिर इसके बाद इसके पश्चिमी हिस्से में जाइए, डाइवर्सिटी को बहुत ध्यान से देखिए, पश्चिमी हिस्से में जाइए, पूरा मरुस्थल है, पूरा बलुआ प्रदेश है, राजस्थान वाला एरिया, जैसलमेर पूरा बालू से ढका हुआ है। जैसलमेर में 2-4 बूंदे ही पानी मिलती है साल भर में, बहुत कम पानी मिलता है, बेचारे वर्षा को तरसते हैं ये हिस्से। ठीक उसके जस्ट विपरीत आइए, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में देखिए बहुत ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा है। यहाँ पर उपजाऊ मैदान है, हिमालय में उपजाऊ मैदान की कमी है। मैदान के और दक्षिण में आइए, आपको बड़े बड़े भूखंड मिलेंगे, उनको पठार कहा जाता है। पठार क्या होते हैं, जमीन के उठे भाग तो पूरी तरीके से समतल होते हैं, और इनकी सबसे खास बात क्या होती है कि ये ऊबड़ खाबड़ होते हैं। ऊबड़ खाबड़ का मतलब कहीं पर ऊंचे ज्यादा है, कहीं पर ढलान ज्यादा है, कहीं पर ऊंचे ज्यादा है, कहीं पर ढलान ज्यादा है। नर्मदा ताप्ती नदियों का जो हिस्सा बात कर रहे हैं, तो ऊबड़ खाबड़ प्रदेश। अगर ऊबड़ खाबड़ है तो यहाँ की समतल मैदान ना होने की वजह से खेती की पॉसिबिलिटीज कम है।
तो यहाँ पर केवल हम उस प्रकार की खेती को कर सकते हैं जो ढलान में होती है ना। अगर आप सोचे कि ऊबड़ खाबड़ वाले प्रदेश में आप गेहूं की पैदावार कर लें तो क्या पॉसिबल है? नहीं। क्या धान या चावल वहाँ उगाया जा सकता है? नहीं उगाया जा सकता। तो ऐसे प्रदेश जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, कहीं बहुत बड़ा ढलान है, वहाँ पर हम उन फसलों को उगा पाते हैं जिनको पानी की कमी देनी पड़ती है। मतलब जिन फसलों को पानी लगातार नहीं चाहिए होता है, पानी ऐसा चाहिए होता है तो उनको मिले तो, लेकिन वो भरा ना हो। कि गेहूँ या धान की फसलें, क्या गन्ने की फसलें कैसी होती हैं, यहाँ पर हम संचित करते हैं और वो पानी भरा रहता है थोड़े समय तक, ठीक है ना। तो ऊपर खाबर प्रदेश पाए जाते हैं। पठारी भाग हो गए। पठारी भाग से अगर आप पठार को देखेंगे तो पठारी भाग के पूरा जो पश्चिम वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपके पाए जाते हैं क्या, पश्चिमी तटीय प्रदेश। काफी हरियाली वाला एरिया है ना। यहाँ पर कर्नाटका है, ठीक, यहाँ पर केरल है, यहाँ पर गोवा है, काफी तटीय प्रदेश है, समुद्र से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार पठार से जरा पूर्व की ओर आएंगे तो ये पूर्व तटीय प्रदेश आपको मिलेंगे। पूर्व तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेशों में काफी अंतर है। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? पश्चिमी तटीय प्रदेशों से प्रवेश करता है। केरल से आप जानते हैं, केरल भारत के पश्चिमी तटीय वाले हिस्से में स्थित है, वहाँ से मानसून आता है। मानसून मतलब वर्षा, है ना। मानसून का मतलब क्या होता है? वर्षा। तो जहाँ से वर्षा ज्यादा मिलती है, जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, वहाँ पर हरियाली ज्यादा होती है। और जहाँ पर हरियाली ज्यादा होती है वहाँ पर नदियाँ ज्यादा होती हैं। पानी ज्यादा है तो भाई पेड़ पौधे उगेंगे, हरियाली ज्यादा होगी। इसके अलावा वहाँ पर नदियाँ ज्यादा होंगी, नदियों में पानी ज्यादा होगा। और जहाँ पर पानी ज्यादा होगा, नदियाँ ज्यादा होंगी, वहाँ पर दलदली स्थिति भी पाई जाएगी। तो भारत की दलदली स्थिति वो यहाँ पर है। मैंग्रोव वन इसी हिस्से में है, पूर्वी हिस्से में भी है, और बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्या है कि अगर जहाँ पर वर्षा ज्यादा हो रही है, जहाँ पर पानी ज्यादा है, जहाँ पर नदियों का बहाव ज्यादा है, वहाँ पर सभ्यता ज्यादा विकसित होती रही है। सभ्यता का मतलब वहाँ पे इंसान का जो रहने का तरीका है वो ज्यादा होगा। आप देखिए राजस्थान में या पूरे विश्व के उन हिस्सों में किसी भी प्राचीन सभ्यता का निवास स्थान नहीं पाया जाता है जहाँ पर पानी की व्यवस्था ना हो। आप अगर इतिहास को उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन सभी प्रकार की सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो ज्यादातर उन हिस्सों में हुआ है जहाँ पर नदियाँ ज्यादा पाई गई, या पानी ज्यादा है, या पानी का स्रोत ज्यादा है, सोर्सेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो भारत में विविध भूखंड पाए जाते हैं, ये देखिए हमने आपको समझा दिए हैं। और यही जो विविध भूखंड हैं, ये जो आप देख रहे हैं इतने प्रकार से, ये लगभग वे सभी प्रकार के भूखंड हैं, या वे सभी प्रकार के हिस्से हैं जो किसी भी महाद्वीप में पाए जाते हैं, है ना। तो किसी भी महाद्वीप में ये सभी प्रकार के हिस्से पाए जाते हैं। कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा, कहीं पर बिल्कुल नहीं वर्षा, कहीं पर पठारी भाग, ऊंच नीच वाले भाग, ऊबड़ खाबड़, कहीं पर उपजाऊ मैदान, कहीं पर बर्फीले ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो ये पूरी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये गुण हैं, ये किसी भी महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये सारे के सारे गुण, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज भारत में इकलौते एकमात्र भारत में पाई जाती है, यही वजह है कि हम भारत को उप महाद्वीप बोल देते हैं। देखिए महाद्वीप नहीं कह सकते क्योंकि भारत का क्षेत्रफल कम है। महाद्वीप बनने के लिए जितना क्षेत्रफल चाहिए वो भारत के पास नहीं है, इसलिए उसको हम कॉन्टिनेंट नहीं कह सकते। लेकिन ये सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए भारत को एक उप महाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं। इसी के आगे जोड़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, क्योंकि भारत में
महाद्वीप के लक्षण विद्यमान लक्षण मतलब भारत में भी सभी लक्षण पाए जाते हैं जो कि महाद्वीप को महाद्वीप बनाते हैं, लक्षण विद्यमान है। अतः भारत भारत को क्या कहा जाता है? उप महाद्वीप। उप महाद्वीप की संख्या दी जाती है। तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि भारत को आखिरकार उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में क्या है, महाद्वीप के एक महाद्वीप के अंदर जितने लक्षण होते हैं, जितने प्रॉपर्टीज होते हैं, जितने गुण होते हैं, ये सारे गुण भारत के अंदर हैं, जब यह थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। अतः भारत को क्या कहा जाता है? उप महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपको बता दिए।